Myself, Dr. Shriti Chaudhary, Reader in Psychology, Department of Psychology, RLSY कॉलेज रांची। आज के लेक्चर का विषय है फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद। यह रांची यूनिवर्सिटी के यूजी के कोर कोर्स CC5 के यूनिट 1 का एक हिस्सा है। इस यूनिट के पहले हिस्से में संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमने पहले आपको अपने पिछले 2 लेक्चर्स में बताया था, जो मनोविज्ञान का सबसे पहला क्लासिकल स्कूल था। इसी स्कूल के विरोध में अमेरिका में एक दूसरी विचारधारा विकसित हुई, जिसे प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इतिहासकार वुडवर्थ ने लिखा है, यह मनोविज्ञान जो इस बात का सही और क्रमबद्ध उत्तर दे सकता है कि व्यक्ति क्या करते हैं और क्यों करते हैं, प्रकार्यवाद कहलाता है। हाइडब्रेडर नामक इतिहासकार का मानना है कि प्रकार्यवाद के रूप में उन्ट के मनोविज्ञान के विरोध में पहला संगठित प्रोटेस्ट प्रस्तुत किया गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मनोविज्ञान का यह संप्रदाय मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के क्रियाओं या फंक्शंस के अध्ययन में रुचि रखता है। संरचनावादियों ने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के संरचना की चर्चा की। इसके विपरीत प्रकार्यवादियों ने इस बात पर बल दिया कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की उपलब्धि, उनके कार्य, मूल्य तथा उपयोगिता आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में होना चाहिए। इस संप्रदाय की दूसरी विशेषता यह थी कि इसके मानने वालों ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की पर्याप्त विधि मानने से इनकार कर दिया और बताया कि अंतर्निरीक्षण के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में बाह्य निरीक्षण का भी महत्व है। प्रकार्यवादियों का तर्क था कि चूंकि मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं के कार्यों का अध्ययन करता है, अतः कार्यों के अध्ययन के लिए अंतर्निरीक्षण पर्याप्त नहीं। इस संप्रदाय की तीसरी विशेषता यह थी कि इसके अनुयायियों ने मानसिक प्रक्रियाओं की संपूर्णता पर बल दिया और विश्लेषणात्मक अप्रोच का विरोध किया। इन्हीं विचारों पर फोकस करते हुए अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई और इसकी औपचारिक घोषणा सन 1896 में की गई। जॉन डीवी को इसका संस्थापक माना गया, किंतु प्रकार्यवाद के स्थापना की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। प्रकार्यवाद की स्थापना के पूर्ववर्ती कारकों में हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन तथा सर फ्रांसिस गाल्टन के कार्य आते हैं, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रकार्यवाद की स्थापना का। सन 1855 में स्पेंसर की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने विकास तथा समायोजन की व्याख्या प्रस्तुत की। स्पेंसर के विचारों से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की समायोजन में होने वाली उपयोगिताओं के प्रति रुचि जगी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मनोविज्ञान पर डार्विन के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा। विकासवाद के सिद्धांत ने मानव तथा पशुओं के बीच
मानसिक क्रियाओं की अनवरतता की संभावना व्यक्त की और बताया कि विकास के क्रम में मनुष्य सबसे श्रेष्ठतम प्राणी है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर मनोविज्ञान में पशुओं, वातावरण के प्रति प्राणी के समायोजन तथा व्यक्तिगत विभिन्नता आदि का अध्ययन होना शुरू हुआ। डार्विन के नजदीकी सहयोगी के रूप में इंग्लैंड के सर फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। उनके कई अवधारणाओं का प्रकार्यवाद के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता, मानसिक वंशानुक्रम, सांख्यिकीय विधियां, मानसिक परीक्षण, साहचर्य के नियम तथा मानसिक प्रतिमाएं। इनके अध्ययन से प्रकार्यवाद की मूल विचारधारा को बल मिला। बहुत कम समय में गाल्टन ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य किया, उससे प्रकार्यवादी विचारधारा दृढ़ हुई। इन पूर्ववर्ती कारकों के साथ साथ एक और बात जो अहम थी, वह थी अमेरिकी मूल चेतना, जो 19वीं शताब्दी में प्रकार्यवाद के काफी अनुकूल थी। अमेरिकन आरंभ से ही उपयोगितावादी रहे हैं, अतः प्रकार्यवाद का कार्य शब्द उनकी मानस चेतना के अनुरूप होने के कारण इसे अपनाने में उन्हें अच्छा महसूस हुआ। प्रकार्यवाद के विकास में विलियम जेम्स के कार्यों का भी प्रभाव पड़ा। विलियम जेम्स मनोवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि जीव विज्ञानी भी थे। उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में वर्णित मनोविज्ञान की अवधारणाओं का, विशेषकर चेतना एवं उसके प्रवाह तथा इसकी उपयोगिता का, संवेग के सिद्धांत का प्रकार्यवाद पर काफी प्रभाव पड़ा। विलियम जेम्स के अलावा जी स्टेनले हॉल, जेम्स मैकिन कैटल आदि के कार्यों ने भी प्रकार्यवाद पर अपना प्रभाव डाला। मनोविज्ञान की इतिहासकार हाइटब्रेडर का कहना है कि प्रकार्यवाद की विचारधारा को स्थापित करने की महत्वाकांक्षा न तो डीवी ने की थी और न ही एंजल ने की थी। फिर भी शिकागो यूनिवर्सिटी के वातावरण में संरचनावाद के विरोध में एक नई विचारधारा स्थापित हो गई, जिसे प्रकार्यवाद कहा गया। जिस प्रकार टिचनर की पुस्तक संरचनावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, वैसी कोई विशेष पुस्तक डीवी ने नहीं लिखी और न इस तरह की कोई क्रमबद्ध पुस्तक एंजल ने लिखा। प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना में 1896 में प्रकाशित जॉन डीवी, जिनका कार्यकाल 1859 से 1952 तक था, उनके द्वारा रचित द रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट इन साइकोलॉजी, द रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट इन साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान में प्रतिक्षेप धनु की धारणा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने इस लेख में उन्होंने बताया कि किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को विभिन्न तत्वों में बांटकर उसे अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे अनवरत समग्रता के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। विलियम जेम्स की तरह ही जॉन डीवी ने भी मनोवैज्ञानिक अणुवाद का विरोध किया। हाइटब्रेडर ने प्रकार्यवाद के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 अवस्थाओं में बांटा।
पहला है प्रारंभिक अवस्था या इनिशियल स्टेज, दूसरा विकासात्मक अवस्था या डेवलपमेंटल स्टेज, और तीसरा परिरक्षणात्मक अवस्था या स्टेज ऑफ प्रिजर्वेशन। इन तीनों का प्रतिनिधित्व क्रमशः जॉन डीवी, जेम्स रोलैंड एंजल और हार्वे कार ने किया। अब आइए तीनों अवस्थाओं को हम संक्षेप में जानें। प्रारंभिक अवस्था प्रकार्यवाद का आरंभ था, जिसमें जॉन डीवी के योगदानों को सूचीबद्ध करते हुए कहा जा सकता है कि डीवी ने माना कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वातावरण के प्रति प्राणी की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन। दूसरा, मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया कि प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान कार्यरत मनोदैहिक प्राणी का अध्ययन है। तीसरा, इन्होंने मानव की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन एवं सीखने को उसके जीवन में समायोजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। चौथा, व्यवहारिक मनोविज्ञान के प्रति रुचि होने के कारण उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अपने लेख मनोविज्ञान तथा सामाजिक परिवर्तन, साइकोलॉजी एंड सोशल चेंज, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन के कार्यक्रमों को उन्होंने स्पष्ट किया। शिक्षा में उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लागू करने का सर्वाधिक श्रेय जॉन डीवी को दिया जाता है। पांचवा, डीवी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में चिंतन तथा ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आधार पर व्यक्ति स्वयं को वातावरण से समायोजित करता है। मनोविज्ञान में डीवी के योगदान के रूप में उनकी 2 पुस्तकें हैं। पहला हाउ वी थिंक और दूसरा ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। इन पुस्तकों में उनकी प्रकार्यवादी विचारधारा का झलक मिलता है। नेक्स्ट था कि डीवी ने 25 वर्षों के अपने कार्यकाल में मनोविज्ञान को तो प्रभावित किया ही, उन्होंने अमेरिका के समकालीन बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। जब उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, तब प्रकार्यवाद का नेतृत्व एंजल ने किया। जब तक प्रकार्यवाद की जड़ें उस समय अच्छी तरह वहां जम चुकी थीं। प्रकार्यवाद के दूसरे स्टेज में दूसरी अवस्था को विकासात्मक अवस्था कहा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व जेम्स रोलैंड एंजल, जिनका कार्यकाल था 1869 to 1949, ने किया। 20वीं सदी के आरंभ में ही प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप स्पष्ट हो गया था। 1904 में एंजल की पुस्तक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या उदाहरणों के सहारे की गई। 1906 में एंजल ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया, उसका प्रकाशन प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र प्रोविंस ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी नामक शोध पत्र के रूप में हुआ। इस शोध पत्र में एंजल ने स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान मात्र दृष्टिकोण, कार्यक्रम या आकांक्षा नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर यह एक निश्चित प्रगतिशील विचार का द्योतक है। एंजल मनोविज्ञान में विकासात्मक पहलू के प्रबल समर्थक थे। एंजल ने अपने शोध पत्र प्रोविंस ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी में 3 अवधारणाओं पर विचार व्यक्त किया। पहला, प्रकार्यवाद को संरचनावादी विचार का विरोधी कहा जा सकता है, क्योंकि जहां संरचनावाद मानसिक प्रक्रियाओं के तत्वों को विचार का विषय मानता है, वहां प्रकार्यवाद यह खोज करता है कि मानसिक प्रक्रियाएं कैसे संपादित होती हैं। दूसरा, प्रकार्यवाद की अभिरुचि मानसिक प्रक्रियाओं की उपयोगिता में है। और तीसरा, प्रकार्यवादी मनोविज्ञान को
मनोदैहिक संबंधों का मनोविज्ञान भी कहा जा सकता है। इसे मन शरीर समस्या पर विचार करने वाला एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में भी माना जा सकता है। एंजिल ने इन तीनों धारणाओं के बीच अन्योनाश्रय संबंध की भी बात की। प्रकार्यवाद के विकास की तीसरी अवस्था परिरक्षणात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है। इस परिरक्षणात्मक अवस्था का प्रतिनिधित्व हार्वे ए कार, जिनका कार्यकाल 1873 से 1954 था, ने किया। डीवी एवं एंजिल ने जहां प्रकार्यवाद के आरंभिक अवस्था और विकासात्मक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया, वहां कार ने प्रकार्यवाद के अंतिम अवस्था का प्रतिनिधित्व किया। अर्थात कार के समय प्रकार्यवाद एक संप्रदाय के रूप में लगभग स्थापित हो चुका था। कार की पुस्तक साइकोलॉजी 1925 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने प्रकार्यवादी विचारों का उल्लेख किया। मनोविज्ञान की विषय वस्तु का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु है मानसिक प्रक्रियाएं जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, भाव आदि। इन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन उसके 3 पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला, पूर्वानुभूति पर आधारित क्रियाओं की निर्भरता, दूसरा, उनका समायोजनात्मक महत्व और तीसरा, प्राणी की भावी क्रिया पर उसका प्रभाव। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन विधियों के रूप में कार ने अंतर्निरीक्षण तथा बाह्य निरीक्षण दोनों को अपनाया और प्रयोगात्मक विधि को भी पूरक विधि के रूप में माना। जहां तक अन्य विज्ञानों के साथ मनोविज्ञान के संबंध का प्रश्न है, उन्होंने इसे जैविक विज्ञानों के समूह में रखे जाने की बात की। मनोविज्ञान एवं शरीर विज्ञान के बीच बहुत निकट का संबंध है, क्योंकि दोनों ही जीवित प्राणियों के प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों ने प्रकार्यवाद का मूल्यांकन कई आधारों पर किया, जैसे प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा, विषय वस्तु और उसकी विधियां, किंतु अपने उदार एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण के कारण संरचनावाद के विरोधी संप्रदाय के रूप में प्रकार्यवाद ने अमेरिका में अपनी जो जड़ें जमाई, वह आज भी अप्लाइड साइकोलॉजी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में हमारे समक्ष है और इसका उपयोग मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने में बहुतायत से किया जा रहा है। आज के इस ऑडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद की तुलना कर दोनों के स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगी। धन्यवाद।